गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का वीडियो 13 लेकर के मिल रहे हैं। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़े हैं उसमें से इंटर का एग्ज़ाम का पैटर्न है या एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा या एग्ज़ाम का जो सिलेबस का हिस्सा है उसमें आपका टॉपिक है दो समतल दर्पण के बीच यदि दिया गया कोण हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। एक टॉपिक आपका ये हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन क्या है, दूसरा टॉपिक आपका ये होगा। और अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इंटर के सिलेबस के हो सकते हैं। बाकी हम जो भी चीज़ें पढ़े हैं, दर्पण के प्रकार, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र, फोकस दूरवक्रता त्रिज्या में संबंध या प्रतिबिंब की स्थिति, ये सभी के सभी बस केवल जानकारी के लिए हैं। आपको जानकारी होना चाहिए। 8 क्लास 10 क्लास में पढ़े हैं तो उसका जानकारी हो जिससे कि हम लोग इसका इस्तेमाल आगे कर सकें। आगे इसका इस्तेमाल करना है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को आपके सामने रखा गया, आपको बताया गया। मेहनत सबको है ही, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का अनुभव हम लोग का अलग है, ऑफलाइन क्लास पढ़ने का हम लोग का अलग अनुभव होता है। तो वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा बहुत परेशानी आएगी, लेकिन हम सबको मेहनत करना होगा। छोड़ देने से समस्याएं खत्म नहीं होती। मेहनत करेंगे, थोड़ा अधिक मेहनत करेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप सब जो है स्वस्थ होंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते होंगे। तो हम लोग ये पिछला क्लास में पढ़ रहे थे प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तनांक के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी क्रम में हमने बताया कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। तो अविलंब से दूर भागती है तो थोड़ा सा इसका एक मतलब समझेंगे आप। जैसे ये हमारा अपवर्तक सतह हुआ, ये अपवर्तक सतह है और ये अविलंब हुआ। तो यदि प्रकाश किरण ये सघन माध्यम हुआ और यह विरल माध्यम हुआ, तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। तो ये हमारा I हुआ और ये R हुआ। आप लोग समझने की कोशिश करें। प्रकाश किरण जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो यदि ये हमारा कोण मान लीजिए 30 डिग्री का है तो स्वाभाविक सी बात है ये थोड़ा बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि ये 55 डिग्री का है चाहे 50 डिग्री का है। मान लीजिए एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जांपल का मतलब है कि R का मान I से बड़ा होगा क्योंकि ये दूर भाग गया, अविलंब से दूर चला गया, इसीलिए I से R का मान अधिक होगा। अब यदि I का मान थोड़ा और बढ़ा दे, I का मान मान लीजिए कि हमने 40 कर दिया, तो हो सकता है कि R का मान 70 हो जाए। हो सकता है कि R का मान 70 डिग्री हो जाए। I का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए I का मान हमने 50 कर दिया, तो हो सकता है कि R का मान जो है 85 डिग्री हो जाए। हो सकता है ऐसा कि R का मान 85 डिग्री हो जाए। यानी जैसे जैसे I का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे R का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा। कब? तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। अब हमने एक I का मान ऐसा लिया, हो सकता है कि I का मान हमने 60 लिया हो, तो I का मान 60 लिया तो R का मान बढ़ करके 90 डिग्री हो गया। ऐसा हो सकता है। I का मान 30 था तो R का मान 50 था। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही। I का मान 30 था तो R का मान 50 हुआ, I का मान 40 हुआ तो R का मान 70 हुआ, I का मान 50 हुआ तो R का मान 85 हुआ, I का मान 60 हुआ तो R का मान 90 हुआ। ऐसा हो सकता है क्योंकि I का मान जैसे जैसे बढ़ेगा R का मान भी बढ़ेगा।
तो आई के विशेष मान पर, आई के जिस मान पर आर का मान 90 डिग्री हो जाए, आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, आई के जिस मान पर आर का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। फिर से एक बार समझिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है। अविलंब से दूर जाती है, इसका मतलब हुआ कि जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से नहीं जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है। यह अविलंब हुआ। तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जैसे ये इसका रास्ता हुआ, तो इसका एक्चुअल रास्ता ये था, तो ये आपतन कोण हुआ। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, तो ऐसे न जाकर के थोड़ा दूर हो गया, तो आई से आर का मान ज्यादा होगा। दूर चला गया तो आई से आर का मान ज्यादा होगा। अब आई का मान थोड़ा सा बढ़ा दिए, आई का मान मान लीजिए यहां पर 30 था और यहां पर आर का मान 50 था। अगली बार आई का मान हमने 35 कर दिया, आर का मान 70 हो गया। आई का मान बढ़ा तो आर का मान भी बढ़ गया। आई का मान 50 हो गया तो आर का मान बढ़ करके 90 हो गया। तो आई के जिस मान पर आर का मान 90 हो जाए, वही मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। अब थोड़ा सा सजा देंगे हम कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है, तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वही मान क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो आपतन कोण के उस मान को हम अब क्रांतिक कोण के नाम से जानेंगे। है वही आपतन कोण वही है, लेकिन अपवर्तन कोण का मान चूंकि 90 डिग्री हो गया तो अब उस आपतन कोण को नया नाम देंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण को सी से सूचित करते हैं। क्रांतिक कोण को सी से सूचित करते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है, आर का मान आई से बड़ा होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को सी से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो आर का मान जैसे ही 90 हुआ, आई को हम क्रांतिक कोण कहेंगे, सी कहेंगे। यानी जब आर बराबर 90, आई बराबर सी, या उल्टा भी कह सकते हैं कि जब आई बराबर सी तो आर बराबर 90 डिग्री। ये फिक्स है कि जब आई का मान सी होगा तो आर का मान 90 डिग्री होगा ही। तो क्रांतिक कोण के दो शर्त हो गए। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वही होगा, विरल से सघन में जाएगा तो नहीं होगा। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ही होगा क्रांतिक कोण, विरल से सघन में जाएगा तो नहीं होगा। तो क्रांतिक कोण का पहला शर्त यह है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा है कि आर का मान
90 डिग्री होगा तो आई का मान सी हो जाएगा। जब आई बराबर सी तो आर बराबर 90 डिग्री। ये हमारे क्रांति कोण का टर्म हुआ। अब हम लोग क्रांति कोण से रिलेटेड एक नोट देखेंगे। क्रांति कोण से रिलेटेड हम एक नोट देख रहे हैं। इस नोट को समझिएगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। ये अपवर्तक सतह है, तो अपवर्तक सतह के ऊपर हो गया सघन। अपवर्तक सतह क्या है, यदि नहीं जानते होंगे तो समझिए। एक ऐसा सतह जो दो माध्यमों को अलग करती है। इसके ऊपर दूसरा माध्यम है, इसके नीचे दूसरा माध्यम है, तो जो दो माध्यमों को अलग करती है वो सतह अपवर्तक सतह होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तक सतह है और इसके ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम को 2 माने हैं और विरल माध्यम को 1। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि सघन माध्यम को 2 माने हैं और विरल माध्यम को 1। इस चीज को नोटिस जरूर करेंगे आप, सघन माध्यम को 2 और विरल माध्यम को 1। ये प्रकाश किरण आया तो क्रांति कोण पर आया है। प्रकाश किरण जो आया है ये क्रांति कोण पर आया है। तो प्रकाश किरण जब क्रांति कोण पर आया है तो I बराबर C है तो R बराबर 90 डिग्री होगा। प्रकाश किरण जो क्रांति कोण पर आया है तो I बराबर C है तो R बराबर 90 डिग्री होगा। जब I बराबर C तो R बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग स्नेल के नियम से कहें या प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम से कहें तो ध्यान दीजिएगा, 2μ1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R। प्रकाश किरण 2 से 1 में गया है तो 2 से 1 में गया, इसीलिए 2μ1 बराबर साइन I बाई साइन R। 2μ1 इक्वल टू साइन I के जगह पर C, R की जगह पर 90 डिग्री। 2μ1 इक्वल टू साइन C बटा 1। याद होगा कल हम बताए थे कि 2μ1 को यदि हम पलटना चाहते हैं, यानी 1 हम चाहते हैं कि 2 के जगह पर 1 हो और 1 के जगह पर 2, तो 1μ2 यदि हम लिखना चाहते हैं तो इसको 1 बटा में करना होगा, पलट देना होगा, तो 1 बटा साइन C, यानी 1μ2 बराबर 1 बाई साइन C। 1μ2 बराबर 1 बाई साइन C। इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि 2 जो है वो सघन माध्यम है और 1 जो है वो विरल माध्यम है। मेन यही है जो कि नोटिस करना है। 2 जो है वो सघन माध्यम है, 1 जो है वो विरल माध्यम है। कुछ लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि सर जरूरी है कि 1μ2 ही लिखेंगे, मत लिखिए। 2μ1 बराबर साइन C छोड़ दीजिए। 2μ1 बराबर साइन C या 1μ2 बराबर 1 बाई साइन C, बातें कही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास एक सूत्र होगा। तो 1μ2 का ये 5वां सूत्र है, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। 1μ2 बराबर V1 बाई V2, 1μ2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, 1μ2 बराबर 1 बाई 2μ1, 1μ2 बराबर एक और सूत्र देखिए, ध्यान से हट रहा है मुझे। 1μ2 बराबर V1 बाई V2, 1μ2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, 1μ2 बराबर 1 बाई 2μ1, 1μ2 बराबर μ2 बाई μ1। ये चौथा सूत्र था जिसको अभी हम ध्यान से मेरा हट रहा था। 1μ2 बराबर V1 बाई V2, 1μ2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, 1μ2 बराबर 1 बाई 2μ1, 1μ2 बराबर μ2 बाई μ1। ये 4 सूत्र हम कल बताए भी थे और ये आपका 5वां सूत्र हो गया 1μ2 बराबर 1 बाई साइन C। लेकिन इसमें और इसमें क्या है, तो इसमें 2 जब भी होगा सघन माध्यम होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हम कोई भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फिक्स है कि 2 सघन माध्यम ही होगा। तो ये रहा हमारा क्रांति कोण के बारे में। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण को C से सूचित करते हैं। जब I बराबर C होगा
तो आर बराबर 90 डिग्री होगा। जब आई का मान सी होगा, आर का मान 90 डिग्री होगा। तो क्रांति कोण के दो कंडीशन, पहला प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा जब आई बराबर सी होगा तो आर बराबर 90 डिग्री होगा। और एक नोट हमने बताया 1μ2 बराबर 1/sin से, 2 क्या है तो सघन माध्यम, 1 क्या है तो विरल माध्यम। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हम लोग टॉपिक देखे क्रांति कोण, तो हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर वही बात, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम और ये अपवर्तक सतह। समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जस्ट आपने देखा कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है। सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है। इसका मतलब हुआ कि आई से, ये आई हुआ और ये आर हुआ, तो आई से आर का मान जो है वो ज्यादा होगा। आर का मान जो है आई से ज्यादा होगा। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, तो आर का मान जो है आई से बड़ा होगा। जब भी होगा तो आर का मान आई से ज्यादा होगा। अभी जस्ट आपने देखा खुद, आई का मान लीजिए 30 है तो आर का मान लीजिए 70 है। माने में क्या रहता है, आई का मान 30 है तो आर का मान 70 है। आई का मान बढ़ करके 40 हो गया, आर का मान बढ़ करके 85 हो गया। आई का मान 30 था तो आर का मान 70 था, आई का मान 40 हुआ तो आर का मान 85 हुआ। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई का मान 50 हुआ तो आर का मान 90 हुआ। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आई का मान 50 हुआ तो आर का मान 90 हुआ। यानी वही बात, जब प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान यानी आर का मान आपतन कोण के मान से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है, और आपतन कोण के विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। यानी क्रांति कोण ये हमारा है 50 डिग्री जो है वो क्रांति कोण है। 50 डिग्री जो है हमारा क्रांति कोण है, क्योंकि 50 डिग्री के आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। आपतन कोण का मान 50 डिग्री होने पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। अब आप ध्यान देंगे कि आई का मान यानी आपतन कोण का मान 50 डिग्री से भी अधिक हो जाए, मान लीजिए 55 डिग्री हो गया, आई का मान 50 डिग्री से भी अधिक हो गया, 55 डिग्री हो गया, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा। आई का मान 30 था, आर का मान 70 था, आई का मान 40 हुआ, आर का मान 85 हुआ, आई का मान 50 हुआ, आर का मान 90 हो गया। यानी आई का मान बढ़ रहा है तो आर का मान भी बढ़ रहा है। अब आई का मान 55 हो गया तो आर का मान क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है आर का मान 90 से भी अधिक होगा। जब आई का मान 50 था तो आर का मान 90 हो गया, तो अब आई का मान बढ़ गया, 50 से 55 हो गया, तो आर का मान स्वाभाविक सी बात है 90 से बड़ा होगा। तो 90 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि जो प्रकाश किरण ऐसे जा रहा था अब ये प्रकाश किरण इधर जाएगा, यानी 90 से ये बड़ा हो गया। ये जो कोण आप देख सकते हैं ये 90 से बड़ा हो गया। ये जो कोण है 90 से बड़ा हो गया। फिर से एक बार, आई का मान 30 हुआ, आर का मान 70 हुआ, आई का मान 40 हुआ, आर का मान 85 हुआ, आई का मान 50 हुआ, आर का मान 90 हो गया, और आई का मान जब 55 हुआ तो आर का मान 90 से भी बड़ा हो जाएगा। 90 से बड़ा हो जाएगा, ये बात कहना बहुत ही एक अटपटा टर्म है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही हम आई का मान 55 का है, आर का मान 90 से बड़ा हो गया, और 90 से बड़ा होने का मतलब हुआ प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में चला आया, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में चला गया, दूसरे माध्यम में तो गया ही नहीं। सघन माध्यम से चला था और सघन माध्यम में ही लौट गया। यानी याद कीजिए परावर्तन वाला रूल,
बिना माध्यम में परिवर्तन किए प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी यहाँ पर माध्यम में परिवर्तन नहीं हुआ है, जिस माध्यम से चला था उसी माध्यम में लौट गया। यानी यही है परावर्तन। ये परावर्तन है, लेकिन इस परावर्तन में और उस परावर्तन में बहुत ज़्यादा का अंतर है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर समझिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। अभिलंब से दूर जाने का मतलब हुआ अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, जिसे हम क्रांति कोण कहते हैं। लेकिन जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक होगा तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है और प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आता है। प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यही घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये परावर्तन है और पूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें प्रकाश किरण की लगभग संपूर्ण मात्रा लौट आती है। जो परावर्तन होता था उसमें सभी मात्रा नहीं लौट आती थी, उसमें कुछ सतह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ ही को लौट आता है, सबको नहीं लौट आता। लेकिन यहाँ पर प्रकाश की लगभग संपूर्ण मात्रा अपने माध्यम में लौट आती है, इसीलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा गया। अब इसका एक विधिवत परिभाषा समझ लीजिए। क्या मान लीजिए आपसे पूछ दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? तो परिभाषा हो जाएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने पर प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की संपूर्ण मात्रा लौट आती है तथा सबसे जरूरी बात, इसमें परावर्तन के सभी नियमों का पालन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के जो दो नियम हैं उन दोनों नियमों को पालन किया जाता है। वो दोनों नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो कंडीशन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त है। हमेशा पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त लिखें, तो पहला शर्त यह है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। देखिए, आई का मान जब 50 डिग्री था तो आर का मान 90 था, यानी 50 क्रांति कोण हुआ। तो जब 50 से अधिक होगा यानी 55 हुआ, तब जाकर के प्रकाश किरण अपने माध्यम में लौट आया। तो आई का मान सी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आई का मान जब सी के बराबर होगा तो प्रकाश किरण अब सतह पर होगा। आई का मान जब सी से कम होगा तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में होगा, लेकिन जब आई का मान सी से बड़ा होगा तो प्रकाश किरण अपने माध्यम में लौट आती है। यही घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त है। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ये हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड टर्म हुए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको याद रखना होगा कि परावर्तन के सभी नियमों का पालन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की लगभग संपूर्ण मात्रा अपने माध्यम में लौट आती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आई का मान सी से बड़ा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब हम लोग इसको विधिवत डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार देखेंगे। यहाँ पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो आई का मान जब सी के बराबर हुआ तो आर का मान 90 डिग्री हुआ। तो आई का मान जब सी हुआ तो आर का मान 90 डिग्री है, तो इस आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहेंगे। लेकिन जब आई का मान सी से बड़ा हो जाए, जब आई का मान सी से बड़ा हो जाए, देखिए ये वाला सी था, तो आई का मान जब सी से बड़ा होगा तो आर का मान 90 से बड़ा हो जाएगा। ये 90 हुआ तो 90 से बड़ा हो जाएगा। आई का मान जब सी से बड़ा होगा तो आर का मान 90 से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही आर का मान 90 से बड़ा होगा प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट गया। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन
कहेंगे। तो यही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डायग्राम हुआ। यह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डायग्राम हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये है आपतित किरण। ये क्या है, ये कौन सा किरण है, तो ध्यान दीजिए, ये है अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तित किरण नहीं है, अपवर्तित किरण है, क्योंकि अपवर्तन के बाद उधर गया है। यदि हम यह कोण R नीचे से न लेकर ऊपर से लेंगे तो परावर्तित किरण होगा। नोटिस कीजिएगा इस बात को, जो R कोण हम लिए हैं नीचे से न लेंगे ऊपर से लेंगे, मतलब यहां से लेंगे तो यह परावर्तित किरण हो जाएगा, और ये वाला जो कोण होगा परावर्तन कोण हो जाएगा। लेकिन जब नीचे से दिए हैं तो ये अपवर्तन कोण है और ये अपवर्तित किरण है। तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डायग्राम हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त हैं, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आई का मान C से बड़ा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ये दो शर्त हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की लगभग संपूर्ण मात्रा अपने माध्यम में लौट आती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के दोनों नियमों या कहें कि सभी नियमों का पालन होता है। अब जो हम लोग पहले परावर्तन पढ़े हैं उस परावर्तन में और यहाँ जो पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या अंतर है। यदि आपको परावर्तन याद होगा तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, और यदि परावर्तन भूल चुके होंगे तो फिर मुश्किल है दोनों में अंतर समझना। तो दोनों में क्या अंतर है समझिए। पहला तो अंतर यह है कि प्रकाश का परावर्तन परावर्तक सतह से होता है, प्रकाश का परावर्तन परावर्तक सतह से होता है, और प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो अपवर्तक सतह से होता है। प्रकाश का परावर्तन परावर्तक सतह से होता है, जबकि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तक सतह से होता है। दूसरा है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की संपूर्ण मात्रा नहीं लौटती है, उसमें प्रकाश की संपूर्ण मात्रा नहीं लौटती है, उसमें कुछ मात्रा सतह अवशोषित कर लेता है और कुछ ही को भेजता है। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की लगभग संपूर्ण मात्रा अपने माध्यम में लौट जाती है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर यह है कि परावर्तन होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपतन कोण का मान निश्चित हो, यानी परावर्तन में आपतन कोण का मान निश्चित होना आवश्यक नहीं है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यह निश्चित है कि आपतन कोण का मान यानी आई का मान क्रांति कोण से अधिक हो। परावर्तन में आपतन कोण का मान निश्चित होना आवश्यक नहीं है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना आवश्यक है। चौथा टर्म समझिए, परावर्तन में क्रांति कोण का कोई महत्व नहीं है। परावर्तन में क्रांति कोण का कोई महत्व नहीं है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना आवश्यक है। अगला पॉइंट को समझिएगा, परावर्तन होने के लिए कोई माध्यम निश्चित नहीं है। परावर्तन होने के लिए कोई माध्यम निश्चित नहीं है, कोई भी माध्यम रहेगा परावर्तन हो जाएगा, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए यह निश्चित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए निश्चित है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहीं पर एक सवाल 2011 के एग्जाम में आया था ऑब्जेक्टिव में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। तो वहां पर बहुत से लोगों ने मार दिया कि R का मान 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन बहादुर आप समझने की कोशिश कीजिए, वहां पर लिखा हुआ है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ही नहीं, तो उसका आंसर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि विरल से सघन में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, सघन से विरल में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।
ये रहे हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है, हमारे आसपास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है, कैसे होता है, हम लोग उसको समझें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरा का चमकना, प्रिज्म का चमकना, जल के अंदर परखनली का चमकना। परखनली जो हम लोग केमिस्ट्री में लैब में देखते हैं या जाइएगा ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो आपका ब्लड लेकर के ट्यूब में रखता है लोग, वही परखनली। तो परखनल जल के अंदर खोखले परखनली का चमकना, जल के अंदर वायु के बुलबुले का चमकना। वायु के बुलबुला का चमकना जल के अंदर आप देखे होंगे, पानी चढ़ता है तो एयर में हम लोग कहते हैं कि एयर ले लेगा, बीच में हवा आ जाता, हवा की बूंदें जाती हैं, तो डॉक्टर लोग जो है उस हवा के बुलबुले को निकालने की कोशिश करता है लोग। या सुई देते समय देखिएगा कि एयर बन जाता है, तो उस एयर को निकालने की कोशिश डॉक्टर लोग करते हैं। जल के अंदर वायु के बुलबुले का चमकना, प्रिज्म का चमकना, हीरा का चमकना, जल के अंदर खोखली परखनली का चमकना, मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका ये गर्मी के दिनों में होने वाला एक भ्रम है, जिस भ्रम में ये महसूस होता है कि आगे पानी है, लेकिन पानी वहाँ होता नहीं है। आप देखिएगा अभी जब हाईवे पर चलिएगा आप, गर्मी का मौसम है, तो ऐसा लगता है कि आगे बारिश हुआ है, सड़क भींगा हुआ है, लेकिन जब आप फिर वहाँ जाते हैं तो सड़क सूखा हुआ रहता है। यही भ्रम है, आपको भ्रम हो रहा है कि वहाँ पर बारिश हुआ है, भ्रम हो रहा है कि वहाँ पर सड़क भींगा हुआ है। तो गर्मी के दिनों में जो पानी होने का भ्रम होता है, वही घटना मृग मरीचिका है। तो मृग मरीचिका का बनना, और एक है प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग है। प्रश्न कैसे पूछेगा, तो एक नंबर में पूछेगा तो हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। या जल के अंदर वायु के बुलबुला का चमकना किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। या प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो हम लोग जो है अगले क्लास में ये समझेंगे कि हीरा क्यों चमकता है, प्रश्न पूछा गया है इसीलिए हम इसको समझाएंगे, कल लिखेंगे। हीरा क्यों चमकता है, मृग मरीचिका क्या है, और प्रकाशीय तंतु क्या है। इन तीनों टॉपिक पर हम अगले क्लास में कल बात करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखिए, और किसी भी तरह का कोई सवाल में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर समझने में दिक्कत हो, कोई भी किसी तरह का सवाल बन रहा हो, तो आप सवाल को व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या कॉल, यदि कॉल करके पूछने लायक हो तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सब व्हाट्सएप नंबर कल हम बताए भी थे, बहुत से लोग जानते हैं, 8539915929। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या यदि कॉल करके पूछने लायक हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर आप किसी भी तरह की समस्याओं को अपने सामने रखें, जिससे कि हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करें। हम लोग क्लास को विधिवत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ क्लास होता है, लॉकडाउन के बाद जो क्लास खुलेगा ऑफ क्लास, उसका पढ़ाई का अनुभव और हम लोग का यहाँ का अनुभव में अंतर होगा। फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें, क्योंकि बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी सवाल होगा आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। वीडियो को बार बार देखें, क्रम से वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।